हेलो बच्चों, मैं सत्यम सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने प्यारे फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। तो चलो, हम लोग मैथमेटिकल मेथड्स पढ़ रहे थे, बहुत अच्छे से चल रहा है हमारा ये चैप्टर और आपको मज़ा भी आ रहा होगा क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है, फर्स्ट लेक्चर से बता रहा हूँ कि इस चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट आपको हर चैप्टर में काम आता है। तो आप सोच सकते हो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ने वाले, जिसका काम आपको ऑलमोस्ट अगर मैं बताऊं तो 11th में तो बहुत सारे चैप्टर्स में आता है, 12th में भी आता है, क्योंकि वेक्टर्स रिजॉल्व करना ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होता है कि बहुत बार यूज में आ जाता है। ये डे टू डे इसमें एग्जांपल्स वगैरह न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और बहुत इजीली आप सॉल्व कर जाते हो। लेकिन हम लोग पहले बेसिक से देखेंगे कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स होता क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ी रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की सबसे पहले। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के साथ। देखो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मतलब क्या? A process है splitting of a given vector into its component is called resolution of vector। मतलब एक वेक्टर दिया रहेगा, उस वेक्टर को आप उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करोगे, स्प्लिट करोगे, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले तो वेक्टर स्प्लिट करने की जरूरत क्यों पड़ी, एक एग्जांपल के साथ हम लोग उसे समझते हैं। मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने इस साइड में एक फोर्स लगा रखा है 10 न्यूटन का। देखो, फोर्स मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है और ऐसा नहीं किसी फोर्स को ही स्प्लिट किया जा सकता है। आप जो भी वेक्टर क्वांटिटीज आपको पता है, सारे वेक्टर क्वांटिटीज को स्प्लिट कर सकते हो। इन शॉर्ट, रिजॉल्व किया जा सकता है। चलो तो देखते हैं अभी आगे। देखो, इसे रिजॉल्व करने की जरूरत क्या पड़ी वो बताता हूं आपको। देखो, दो टाइप का वेक्टर होता है, मतलब या तो अलोंग एक्स एक्सिस होगा या अलोंग वाई एक्सिस होगा, और अगर इन दोनों के अलोंग नहीं है तो बीच में कहीं होगा, इंक्लाइंड होगा। तो अगर कोई वेक्टर x के अलोंग है या y के अलोंग है तो उसे हमें रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर सर किसे रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। हमें जरूरत पड़ती है ऐसे इंक्लाइंड चीजों की। मुझे बताओ, ये ब्लॉक किधर मूव हो जाएगा? ये ब्लॉक यहाँ पर है, इस ब्लॉक पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, ब्लॉक इधर जाएगा क्या? ऐसे नहीं ना। अच्छा, ऊपर नहीं, ऐसे जाएगा ब्लॉक अलोंग दिस 10 न्यूटन, बराबर ऐसे जाएगा ब्लॉक। जो आपको ये लेजर पॉइंटर दिख रहा है ना, ऐसे जाएगा। हाँ या ना, जल्दी से बताओ यार, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। हाँ, तो ये जो बॉक्स जाएगा ना, तो आप थोड़ा सा सोचिए, ये बॉक्स का मोशन एक्स के अलोंग है, वाई के अलोंग है, या दोनों के बीच में? दोनों के बीच में। इसका मतलब ये बॉक्स जब ऐसे मूव होगा तो बेटा ये बॉक्स एक्स में भी चल रहा है और ये बॉक्स वाई में भी चल रहा है, बराबर। तो मुझे बताइए, एक्स में कितना फोर्स, वाई में कितना फोर्स? 10 न्यूटन बताओगे तो गलत हो जाएगा, 10 न्यूटन तो इंक्लाइंड है ना। मैंने ये पूछा कि एक्स में कितने फोर्स से चल रहा है, वाई में कितने फोर्स से चल रहा है, तभी दोनों में चल पाएगा ना। अगर सिर्फ फोर्स एक्स में होता तो ऐसे चला जाता, अगर सिर्फ फोर्स वाई में होता तो ऐसे चला जाता। अभी दोनों में फोर्स है इसीलिए वो ऐसे जा रहा है। इसका मतलब एक्स में कितना फोर्स, वाई में कितना फोर्स, ये बताना जरूरी है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब इसको हम 10 न्यूटन को अगर रिजॉल्व कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स में कितना फोर्स है, वाई में कितना फोर्स है। होप सो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ गया होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का। देन वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये मैं आपको लास्ट पहले से बता रहा हूं। अगर एक ए क्वांटिटी है मेरे पास, ए वेक्टर है तो इसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ए वेक्टर, और इसे लिखा जाता है मॉड ए। मॉड ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। मॉड मतलब क्या? मैग्नीट्यूड होता है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए कैप, वेयर ए मॉड ए लिखो या सिर्फ ए लिखो, समझ जाता है कि वो मैग्नीट्यूड है। ठीक है ना, क्लियर है ये चीज आप लोगों को? देन ये चीज अगर आपको क्लियर हो गई होगी तो अगली चीज पर जाते हैं। अभी अगली चीज क्या है कि कैप मतलब क्या होता है? कैप मतलब होता है बेटा यूनिट वेक्टर। कैप मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन बताता है, देखा हम लोगों ने इसके बारे में। तो इसको और बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते, आगे चलते, पहले रिजोल्यूशन पढ़ लेते। ये जो डायग्राम है उसी डायग्राम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। एक वेक्टर आपको दे रखा है आर वेक्टर, ठीक है, एक वेक्टर आपको दे रखा है ये आर वेक्टर। और फिर क्या किया, अभी आपको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और आर वेक्टर का बस एंगल दिया हुआ है, रिजोल्यूशन में आपको एंगल बहुत जरूरी होता है, तो यहाँ पे एंगल भी दिया होना जरूरी है। तो यहाँ पे थीटा एंगल दे रखा है आर वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, मैं आपको बाद में ना थोड़ी देर, बस मतलब 10-15 मिनट देखिए, प्रॉपर एकदम बेसिक से देखेंगे और फिर मैं आपको ट्रिक बता दूंगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप कैसे याद कर सकते हो। चलिए,
तो ये हो गया एक्स वाई एक्सिस, आर वेक्टर भी हो गया। अभी इसको मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे वर्टिकली और इधर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ और उन्हें नाम दे देता हूँ जो बुक में दिया हुआ है, ए बी सी नाम दिया हुआ है, ठीक है। इसे ए नाम दे देता हूँ, इसे बी नाम दे देता हूँ, इसे सी नाम दे देता हूँ। चलो अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि आर वेक्टर हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है या इंक्लाइंड है? यस ऑब्वियसली इंक्लाइंड है, दिख रहा है थीटा एंगल पे एक्स एक्सिस के साथ। तो इसका एक कंपोनेंट है ना इधर भी आएगा। अभी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है ना ये ऐसे, तो इसका कंपोनेंट ऐसा इधर नहीं जाएगा बेटा, मेरे हाथ पे ध्यान देना, ऐसा कंपोनेंट इधर नहीं जाएगा। इसका एक्स कंपोनेंट सीधा ऐसे नीचे आएगा, सीधा नीचे आएगा। तो ये एज इट इज नीचे ले लो, तो ये जो हुआ ना ये कंपोनेंट हुआ उस वेक्टर का, ये उस वेक्टर का कंपोनेंट हुआ अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, हुआ कि नहीं हुआ? आर वेक्टर का कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, इसे हम लोग कहेंगे आर एक्स। आपको दिख रहा है यहाँ पे डायग्राम में, ठीक है। देन आर वेक्टर वाई के अलॉन्ग भी है, क्योंकि एक्स वाई दोनों में है, तो इसका एक कंपोनेंट वाई के अलॉन्ग भी रहेगा, उसे मैं ऐसे दिखा देता हूं। तो ये कंपोनेंट मेरा वाई के अलॉन्ग हो गया, ठीक है, ये कंपोनेंट वाई के अलॉन्ग हो गया, तो ये इसे आर वाई के दिया। अभी हमारा टास्क यही है कि हमें आर एक्स और आर वाई फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आर एक्स और आर वाई फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आर एक्स आर वाई फाइंड करने के लिए क्या करना होगा हमें, अभी देखिएगा। सबसे पहले तो एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ओ ए सी, ठीक है। अभी ये अगर आर वाई वेक्टर है ना, तो इसे भी हम लोग आर वाई कह सकते हैं, और ये आर एक्स है तो इसे भी आर एक्स कह सकते हैं, सिंपल ज्योमेट्री से, ठीक है। तो कोई भी ट्राइंगल ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमें इन शॉर्ट आर एक्स फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ आर, उसे हम लोग रिजोल्यूशन कहते हैं। आपको बस क्या दिया रहेगा क्वेश्चंस में? आर दिया रहेगा और थीटा दिया रहेगा, ठीक है। तो देखो इन ट्राइंगल ओ ए सी, अभी एक बार मैं साइन थीटा यूज करूंगा और एक बार मैं कॉस थीटा यूज करूंगा, हमारा काम बन जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन थीटा होता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस और कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा इस ट्राइंगल में ऑपोजिट मतलब आर वाई, और हाइपोटेनियस मतलब क्या है बेटा? हाइपोटेनियस मतलब आर है ना। ये अगर राइट एंगल में ले लूं, राइट एंगल ले लूं मतलब वो है ही राइट एंगल। कॉस थीटा ले लो, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सो इट विल बी आर एक्स डिवाइडेड बाय आर। तो यहां से आपको आर वाई मिल गया, आर वाई मिल गया आर साइन थीटा, करेक्ट, मिल गया ना। और आर एक्स आपको मिल गया आर कॉस थीटा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल सा चीज है, हो गया रिजॉल्व। मतलब आर एक्स वाला कंपोनेंट ऐसा है जिसे हम लोग लिख सकते हैं आर कॉस थीटा। इस डायग्राम के लिए बता रहा हूं पर्टिकुलरली, ये पॉइंट नहीं है कि y के साथ साइन होगा, x के साथ कॉस होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। माइंड में फिट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा नोटबुक में कि ये कहीं पर नहीं लिखा है कोई से भी बुक में कि x के साथ कॉस होता है, y के साथ साइन होता है। ये तो उस एंगल के वजह से चीजें आ रही है। अगर मैं इस थीटा के जगह पर ये थीटा ले लेता तो चीजें चेंज हो जाती, आपको समझ में आ जाएगा, आप ट्राई करके देख सकते हो। तो सर फिर कैसे याद रखें, हर बार इतना करेंगे क्या? नहीं, थोड़ा चलिए आगे मैं आपको बताता हूं। अभी आर वेक्टर जो है ना, आर वेक्टर का आर एक्स कंपोनेंट भी है एक, और आर वेक्टर का आर वाई कंपोनेंट भी है एक। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स वाला जो कंपोनेंट है वो आई के साथ, आई कैप क्या बता रहा है आपको? आई कैप बता रहा है कि वो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट डिनोट किया जा रहा है, प्लस आर वाई जे कैप। ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को, क्लियर? आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। देन यह भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है। इंपॉर्टेंट चीज क्या आने वाला है अभी वो आपको बता रहा हूं मैं। इंपॉर्टेंट चीज ये आने वाला है कि इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर एक्स की जगह आप लिख सकते हो आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आप लिख सकते हो आर साइन थीटा जे कैप। लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? यस सर, ऑब्वियसली लिख ही सकते हैं, क्योंकि आर एक्स आर वाई का वैल्यू लिख दिया ना। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं पता है? इसी चीज को हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। चलो, उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा बेसिक सा। देन इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको मैं ट्रिक बताने वाला था। अच्छा, क्वेश्चन नहीं भाई, क्वेश्चन को तो अभी टाइम है, हम लोग पहले और डेप्थ में इसका डिस्कशन करने वाले थोड़ा। चलो, अभी आर एक्स आर वाई मिल गया था ना हमें, क्या मिल गया था हमें? आर एक्स आर वाई मिल गया था। तो आर एक्स आर वाई मिल गया था, तो अगर मैं बोल दूं आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा?
आर एक्स आर वाई का वैल्यू मिला है ना, तो आर एक्स का वैल्यू क्या मिला, आर कॉस थीटा स्क्वेयर, प्लस आर वाई का वैल्यू क्या मिला, आर साइन थीटा स्क्वेयर। तो अगर मैं ऐसे वैल्यूज का स्क्वेयर कर दूं तो क्या मिलता है, देखो आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। बस रीअरेंज कर रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें एक ही स्लाइड पे मैं क्लब करके दे दूंगा, तो टेंशन मत लीजिएगा ज़्यादा, ठीक है। ये हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये क्या क्या हो रहा है। यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम लोग आर स्क्वेयर, अंदर बचेगा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। तो कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा तो 1 हो जाता है, तो आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू क्या आया, आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आया आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर। ओके सर, ठीक है। देन इसे मैं आर इज इक्वल्स टू लिख सकता हूँ अंडर रूट आर एक्स स्क्वेयर प्लस आर वाई स्क्वेयर। खत्म हो गया। और ये जो आर होता है ना, ये आर मतलब क्या बता सकते हैं पता है हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। जो आर वेक्टर डिनोट किया जा रहा था ना हमारी तरफ से, उसका ये मैग्नीट्यूड हो गया है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ओके सर। देन ये चीज़ हो गया। डायरेक्शन भी तो होता है रिजल्टेंट वेक्टर का, फॉर थीटा दैट इज डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर विथ एक्स एक्सिस। मुझे बताओ अभी जो आपको डायग्राम बनाया हुआ है, ये थीटा एंगल क्या बता रहा है, आर वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है विथ एक्स एक्सिस। तो थीटा निकालना भी हमारा काम हो सकता है। तो इसी ट्राइंगल में अगर थीटा निकालना है तो हम लोग आर नहीं, आर एक्स और आर वाई चाहिए, तो हम लोग टैन थीटा यूज कर लेते हैं। क्या यूज करते हैं, टैन थीटा। तो अगर मैं टैन थीटा यूज करूँ तो टैन थीटा इज इक्वल्स टू होता है ऑपोजिट, मतलब आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स आ जाएगा। और थीटा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको फिर, टैन इनवर्स ऑफ आर वाई डिवाइडेड बाय आर एक्स। कभी आपको अगर कंपोनेंट्स दे रखे वेक्टर के, किसके फॉर्म में दिया हुआ हो तो ये यूज करना है। ये ऐसे अगर दिया है ना आपको, इफ आर वेक्टर is given in the form, r vector is given in the form r vector is equals to rx I cap plus ry j cap, then we can use the above formulas। हम लोग दोनों फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। आपको अगर मैग्नीट्यूड पूछा है तो ये वाला चीज, और अगर डायरेक्शन पूछा है तो ये वाला चीज, ठीक है। देन अभी इस पेज पर सारी चीजें क्लब करके बता दूंगा आपको, सारी चीजें क्लब करके बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट सबसे क्या था, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट था, और रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ठीक है, रिजोल्यूशन के लिए। और ये अगर आप सेंटेंस दिमाग में फिट कर लोगे, ट्रिक पहला किसके लिए, रिजोल्यूशन के लिए। और ये ट्रिक हर क्वेश्चन में जब भी आपको रिजोल्यूशन का काम पड़ेगा तब आप यूज कर सकते हो, ठीक है। क्या याद रखना है सर ट्रिक को, देखो जिसके साथ थीटा रहेगा उसके साथ कॉस दे दीजिएगा, जिसके साथ थीटा रहेगा उसके साथ कॉस दीजिएगा, एंड दूसरे वाले के साथ साइन। जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस, और दूसरे वाले के साथ साइन। सर समझ में नहीं आ रहा है। मान लो मेरा एक ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर, और इसका एंगल ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और इसका एंगल ये थीटा दे रखा है। तो ये कंपोनेंट मेरा ए एक्स हो जाएगा और ये कंपोनेंट मेरा ए वाई हो जाएगा। और आपको वही पूछा है, ए एक्स कंपोनेंट भी बता दो और ए वाई कंपोनेंट भी बता दो। और सेम डायग्राम में ले रहा हूँ, ठीक है, सेम डायग्राम ले रहा हूँ, ए वेक्टर ही ले रहा हूँ, बट अभी मैंने थीटा चेंज कर दिया है। थीटा एक्स के साथ हो वाई के साथ हो मैटर करता है, ठीक है। क्या बताया मैंने, थीटा एक्स के साथ हो वाई के साथ हो मैटर करता है। देखो अभी मैंने भले ही थीटा चेंज कर दिया, बट ये कंपोनेंट तो उसका एक्स के साथ है तो ए एक्स ही रहेगा और ये ए वाई ही रहेगा।
तो दोनों केसेस में मैं आपको AX AY बता देता हूँ, फिर आपको रिजोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा और इजीली सॉल्व हो सकता है। देखिए ए वेक्टर, मुझे बताओ थीटा किसके साथ है? सर थीटा एक्स के साथ है, तो बस बात खत्म हो गई, जिसके साथ थीटा रहेगा उसके साथ कॉस दीजिएगा, तो ये हो जाएगा ए तो मल्टीप्लाई होगा ही इंटू कॉस थीटा आ जाएगा एक्स के साथ। क्लियर, क्योंकि उसके साथ थीटा है। और वाई के साथ सर कुछ नहीं यार, वाई के साथ जो बचा वो ए साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको ये चीज? देन इधर आ जाइए, अभी इधर क्या करेंगे, ए एक्स ए वाई, किसके साथ थीटा है? जिसके साथ थीटा है उसके साथ कॉस दे दीजिएगा। y के साथ था तो अभी ये ए वाई ए कॉस थीटा हो गया और ये ए साइन थीटा हो गया। इसीलिए मैंने आपको लास्ट में जब डेरिवेशन बता रहा था तब बोला था कि ये रटिएगा मत कि x के साथ कॉस y के साथ साइन, ऐसा नहीं। देखो चेंज हो गया है ना, थीटा पे चीजें डिपेंड करेगी। ट्रिक याद रखोगे काम बन जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट सेकंड ट्रिक क्या है? सेकंड ट्रिक है फॉर मैग्नीट्यूड। अगर मान लो आपको ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर ऐसे दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और आपको बोला गया है कि मॉड ए निकालो। मॉड ए मतलब क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालो। अगर आपको वेक्टर आई जे के फॉर्म में दिया है और आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक स्क्वायर रूट दे देना है, और ये स्क्वायर रूट देने के बाद आपको हर कंपोनेंट का स्क्वायर करना है। मतलब के साथ जो है उसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, प्लस के साथ जो है उसका स्क्वायर ए जेड स्क्वायर। नोटेशंस भले ही बुक से अलग आ रहे होंगे बट कॉन्सेप्ट सेम ही है, आप देख लीजिएगा। इधर हमने क्या किया था यार, देखो तो इधर हमने लिखा था आर, ये मैग्नीट्यूड था ना, तो मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे भी बता सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, वही चीज किया, आई के साथ वाले का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का, बट जो स्क्वायर किया है वो रूट के अंदर किया हुआ है। क्लियर हो गया आपको? यहाँ पे मैं लिख देता हूं हिंदी में, मतलब आपको समझ में आएगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए रूट में आई कैप, जे कैप एंड के कैप के साथ वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दो। क्या करना है? स्क्वायर करके ऐड कर दो, बात खत्म। ये थोड़ा सा पार्टीशन बना देता हूँ ताकि इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। चलो क्लियर हो गया होगा। इस स्लाइड पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, ठीक है। और कुछ बचा इस स्लाइड पे? चलो ये हो गया। देन फिर से क्वेश्चन पे क्या? नहीं सर अभी और पढ़ना है बेटा हमें। सर और पढ़ना है? कितना पढ़ाओगे सर? आपको बोला है ना जबरदस्त कंटेंट मिलने वाला है आपको, एकदम बढ़िया। देखो इफ, तीसरा नोट पॉइंट या तीसरा ट्रिक बोल सकते हो, इफ we have to find the direction of direction of the vector. If we have to find the direction of vector, then it means we have to find the unit vector, because unit vector gives the direction। तो यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब क्या करना होगा? एग्जाम्पल बता देता हूँ। अगर आपको एक ए वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर दे रखा है आपको ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ऐसे आपको एक यूनिट वेक्टर एक वेक्टर दे रखा है और बोला है फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन निकालना है ना, डायरेक्शन कौन बताता है? डायरेक्शन सर यूनिट वेक्टर बताता है।
तो बस यार ये वही चीज़ है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। तो सबसे पहले ए वेक्टर को लिखा कैसे जाता है, ए वेक्टर को हम लोग ए इंटू ए कैप लिख देते हैं, वेयर ए मतलब क्या, उसका मैग्नीट्यूड, बराबर है, और ये ए कैप मतलब क्या, उसका डायरेक्शन। तो यार कैसे लिख सकते हो आप इसे, मुझे बताओ। ए कैप इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए। तो हर बार डायरेक्शन पूछा जाएगा तो इसी चीज़ का आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन में समझ में आएगा कि ये ट्रिक्स कितने यूजफुल हो रहे हैं। ए वेक्टर मतलब एज इट इज, और ए मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे अभी बताओ मुझे। ए वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड, मैंने अभी आपको ट्रिक बताया मैग्नीट्यूड फाइंड करने का, रूट दे दो आई कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर प्लस के कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर, ए जेड का स्क्वायर। हो गया, खत्म हो गई चीज। और आपको ए कैप निकालना है तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर बाय ए वेक्टर कितना है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, और डिवाइड क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यहाँ पर आके हमारा डिस्कशन खत्म होता है। और सर इससे और सिंप्लीफाई हो सकता है, ये जो रूट है ना डिवाइड में डिनोमिनेटर में, वो तीनों को अलग अलग से डिवाइड कर दो, आपका काम हो जाएगा। तीनों को अलग अलग से डिवाइड कर दो, काम हो जाएगा। अभी क्वेश्चन में देखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखूंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो बहुत आराम से बताया और बहुत डेप्थ में जाके बताया, बुक में देखना इतना ही मिलेगा, और ये वर्ड्स में इसलिए बताया ताकि आप समझ पाओ अच्छे से इसे, ठीक है। बाद में जब आप नोट्स पढ़ोगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पीछे भी बोला था कि नोट्स निकालते चलिए, आपको बहुत हेल्प होगा आगे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं अभी इसे। देखो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर दे दिया है, पता है क्या, नाम नहीं दिया है, तो चलो नाम हम दे देते, नामकरण कर देते उसका, चिंटू पिंटू कुछ भी नाम दे दो। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लेट 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 4j कैप। देन आपको यूनिट वेक्टर निकालना है डायरेक्शन में, तो ये फिर से वही ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए इंटू ए कैप लिखा जाएगा, और ए कैप मतलब उसका यूनिट वेक्टर जो आपको निकालना है, विच विल बी ए वेक्टर बाय ए। मुझे बताओ ए मतलब क्या, मैग्नीट्यूड। उसे कैसे निकालते हो आप, मॉड ऑफ ए वेक्टर को अंडर रूट में आई कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर प्लस के कैप के साथ जो है उसका स्क्वायर। सर के कैप के साथ तो कुछ नहीं दिख रहा है, अरे खत्म, नहीं दिख रहा है मतलब नहीं दिया हुआ है, वही बात खत्म हो गई। देन अंडर रूट में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, सो इट विल बी अंडर रूट 25। और रूट 25 को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये 5 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो यार पुट करो ना, यहाँ पे ए वेक्टर कितना दिया हुआ था, ए वेक्टर दिया हुआ था 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5 लिख दो ए। अभी इसको दोनों तरफ आप डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 3/5 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 4/5 जे कैप। क्लियर है, देख सकते हो आप, टेक्स्ट बुक में आपको आंसर भी मिल जाएगा, और हमारा आंसर पूरा का पूरा मैच कर रहा है। क्या कर रहा है, पूरा का पूरा मैच कर रहा है। 21 पेज नंबर पर दिया हुआ है, और एग्जाम्पल नंबर 2.4 है। कितना है, एग्जाम्पल नंबर 2.4 था। चलो, उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अरे हुआ नहीं हुआ भाई, यस हुआ है सर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, ठीक है। और एक ट्रिक होता है इसमें, ठीक है, मतलब इसमें नहीं, क्वेश्चंस के लिए नहीं, क्वेश्चन तो हो गया वो सॉल्व, इसमें और एक चीज़ होता है वो आपको बताता हूँ मैं। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते फिर से। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में बोला हुआ है गिवन ए वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बोला है आई कैप प्लस 2j कैप, और बी वेक्टर बोला हुआ है 2i कैप प्लस j कैप, ठीक है। और बोला है व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। आर दिस टू वेक्टर्स आर इक्वल, इक्वल है या नहीं, ये तो देखना पड़ेगा, देख कर ही बता सकते इक्वल है कि नहीं। ये बता देता हूं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल के बारे में बाद में देखते हैं, पहले हम लोग मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ए से लिखो या मॉड ऑफ ए वेक्टर से लिखो। कैसे निकालते हैं हम लोग, अंडर रूट में आई कैप के साथ कुछ नहीं, मतलब कितना हुआ बेटा 1 का स्क्वायर, प्लस जे कैप के साथ कितना है 2 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर कितना हो जाता है 1 प्लस 2 स्क्वायर हो जाता है 4, सो इट विल बी √5, ठीक है।
देन इसका भी तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं हम लोग, अंडर रूट में 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट में ये हो जाएगा 4 प्लस ये आएगा 1, 4 प्लस 1 ये भी कितना देगा आपको 5 ही देगा। अभी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड, but the components of A vector and B vector are not equal, but the components of A vector and B vector are not equal, so we can say A vector and B vector are not equal vectors। कैसे समझ में आया सर आपको कंपोनेंट्स का? कैसे समझ में आया आपको कंपोनेंट्स का? देखो ना, i के साथ इधर 1 है, इधर 2 है, इधर i के साथ 2 है और j के साथ 1 है, मतलब उल्टा हो गया ना। उल्टा हो गया मतलब बहुत कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हमारे लिए, लेकिन सेम तो नहीं है ना, भले ही मैग्नीट्यूड सेम हो। इक्वल वेक्टर्स किसे कहते थे हम लोग? इक्वल वेक्टर्स हम लोग उन्हें कहते थे जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और जिनका डायरेक्शन भी सेम हो, उन वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते थे? इक्वल वेक्टर्स कहते थे। चलो, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा आपको वेक्टर्स वाली चीज़ें। देखो, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। देन हमने यहाँ पर कुछ ट्रिक्स देखे थे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाए, यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जा सकता है। देन इसके पहले मैंने आपको डेरिवेशन वाला पार्ट बताया। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में हमने क्या पढ़ा था? डेरिवेशन वाला पार्ट देखा था हमने, और फिर हम लोग धीरे धीरे आगे चल के ट्रिक देख लिए थे। डेरिवेशन वाला पार्ट तो बस आपको समझने के लिए था। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्यों बताया, ये अभी आपको क्लियर हो गया होगा आई गेस। बुक में जो भी चीजें दी हुई है हम लोगों ने सारी चीजें कवर कर ली है, ठीक है। चलो, क्लियर है ना भाई? उम्मीद है आपको मजा आया होगा इस लेक्चर में। चलो, और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। किसी को अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग भी रहा है तो भी ये लेक्चर फिर से देखिए। मैं आपको बोल रहा था कि एक ट्रिक बताऊंगा आपको। ट्रिक ये बताने वाला था कि आपको आगे चल कर ना एक चीज यूज होता है बहुत ज्यादा मतलब बहुत बार यूज होता है। ट्रिक फॉर 37 डिग्री 53 डिग्री, मतलब होता क्या है, आपको साइन 45 पता है, साइन 30 पता है, कॉस 30 पता है, लेकिन बीच में 37 डिग्री पूछ ले तो कैसे चलेगा क्या? नहीं सर, ऐसे कैसे पूछ लेंगे? पूछ लेते भाई, कभी कभी क्वेश्चन में रिजोल्यूशन में आ जाता है काम। तो आपको बता देता हूँ क्या करना है। 37 53 डिग्री के लिए एक ट्राइंगल बना दीजिए। कैसा ट्राइंगल? इस तरह से एक ट्राइंगल बना दीजिए, सिंपली राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिखिए, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। इधर लिखिए 3, इधर लिखिए 4, और ये 3 4 है तो ये 5 हो जाएगा हाइपोटेनियस। देन ये एंगल जो है ना, ये एंगल 5 और 3 के बीच में, 5 और 3 के बीच में, इसलिए इसे 53 डिग्री कह दो। एज इट इज याद करना होता है, ट्रिक बता रहा हूँ। देन ये 53 है, ये 90 डिग्री है, तो ये तीनों का सम 180 होता है, तो ये एंगल आपका हो जाएगा 37 डिग्री। अभी इस ट्राइंगल से क्या काम आता है आपको? आपको आगे साइन 37 डिग्री काम आ सकता है, आपको आगे चलकर कॉस 37 डिग्री भी काम आ सकता है, आपको tan 37 भी काम आ सकता है। कहाँ काम आएगा ये बता नहीं सकते, कहीं पर भी रिजोल्यूशन में काम आ जाएगा या कहीं और चीज़ भी काम आ सकता है। तो 37 के बाद 53 भी है, तो उसके भी वैल्यू हम लोग देख सकते हैं। और आप एक्चुअली कैलकुलेट भी करो ना तो ये वैल्यू मैच कर जाते हैं एक्चुअल वैल्यू से। ट्रिक ही वैसा है। देखो, साइन 37, साइन मतलब क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो इट विल बी 3/5। cos 37 मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, सो इट विल बी 4/5। एंड tan मतलब ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो इट विल बी 4/5, 3/4 सॉरी। साइन 53 ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, 4/5। cos 53 3/5, और ये हो जाएगा 4/3। समझ में आया? और ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको रिमेंबर मतलब याद ही रखना पड़ेगा। बुक में नहीं दिया है, कोई बुक में भी नहीं होता ये ट्रिक। आपको पढ़ा के समझ में आ गया कि ये बहुत बार यूज होता है और बच्चों को ये वैल्यूज याद करने में दिक्कत होती है, इसलिए ये ट्रिक भी बता दिया है। चलो, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जितने भी आज के लेक्चर में बहुत सारे ट्रिक्स भी बताए आप लोगों को,
ये ट्रिक्स आपको समझ में आए होंगी। तो इस लेक्चर को हम यही रोकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, जिसमें दो प्रोडक्ट होते हैं, दो तरह का प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, जिसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो मैं सत्यम भंडारी यहीं पर रुकता हूँ भाई। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। टिल देन पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और नोट्स निकालते रहिए। चलो बाय बाय, टेक केयर।